गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। माँ दुर्गा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं चंद्रेश्वर आज आप लोगों के बीच आपकी परीक्षा के ध्येय से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। चाहे वह आपका टेट परीक्षा हो या सीटेट परीक्षा हो या सुपर टेट परीक्षा हो, कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, उसके लिए यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे आईपी पावलोव के सिद्धांत पर। ठीक है, तो आईपी पावलोव का सिद्धांत, आईपी पावलोव का सिद्धांत। ठीक है, आईपी पावलोव का सिद्धांत। तो इसका सामान्य परिचय हो जाए। आईपी पावलोव का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम इवान पावलोव था। इनका पूरा नाम इवान पावलोव था, जिसका जन्म 26 सितंबर सन 1849 ईस्वी में हुआ था। जिनका जन्म 26 सितंबर 1849 ईस्वी में रूस में ही हुआ था। 1849 ईस्वी में रूस में हुआ था और इनकी मृत्यु 27 फरवरी सन 1936 ईस्वी में रूस में ही हुआ था। इनका जन्म 26 सितंबर 1849 को और मृत्यु 27 फरवरी 1936 को कहां हुई थी? रूस में। अब यह रशियन मनोवैज्ञानिक कहे जाते थे। यह रूसी मनोवैज्ञानिक थे। यह रूसी मनोवैज्ञानिक थे, अर्थात यह रूस के ही मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपना प्रयोग शोध पाचन क्रिया पर किया। जिन्होंने अपना प्रयोग शोध पाचन पर किया। इन्होंने अपना यह शोध पाचन पर जो प्रयोग किया था, कब किया था? सन 1904 ईस्वी में। सन 1904 ईस्वी में किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्होंने अपना यह पाचन क्रिया का शोध प्रयोग जो किया वह कुत्ते पर किया था। किस जानवर पर? कुत्ते पर। यह प्रयोग इन्होंने अपना कुत्ते पर किया था। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। इनका जन्म
26 सितंबर 1849 को और मृत्यु 27 फरवरी 1936 को कहाँ हुई थी? रूस में। और यह रूसी मनोवैज्ञानिक अर्थात रसिया मनोवैज्ञानिक या रसियन मनोवैज्ञानिक कहे जाते थे। इन्होंने जो प्रयोग किए वह प्रयोग शोध पाचन पर किया था, जिसके लिए सन 1904 ईस्वी में इन्हें क्या मिला? नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इन्होंने अपना यह प्रयोग कुत्ते पर किया था। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने कहा कि व्यक्ति क्रिया करके किसी उद्दीपक या लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति क्रिया करके किसी भी उद्दीपक या लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। तो जिसके लिए यह सूत्र है उद्दीपक प्लस अनुक्रिया बराबर अनुबंधन। उद्दीपक अनुक्रिया बराबर अनुबंधन, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध जहां पर जुड़ता है उसी को क्या कहते हैं? अनुबंधन कहते हैं। और इन्हें अनुबंधन का जनक भी माना जाता है। पावलोव को अनुबंधन का जनक भी माना जाता है। इन्होंने जो अपने सिद्धांत दिए उनको निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। तो हम ध्यान देंगे कि वह नाम कौन कौन से हैं। चलिए इनके सिद्धांत के नाम ध्यान दीजिए। संबंध, प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत।
ठीक, तो इनके सिद्धांत को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या अनुकूलित अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, अब हम चलेंगे इनके प्रयोग की तरफ। जो इन्होंने अपना प्रयोग किए थे कुत्ते पर, उस पर चर्चा होगी। चलिए देखिए प्रयोग। प्रयोग जो इन्होंने किए थे वह किए थे किस पर? कुत्ते पर। कुत्ते पर किए थे और 3 प्रकार के कंडीशन पे, 3 प्रकार के कंडीशन पे। ठीक है, तो चलिए पहले प्रयोग को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आपको कंडीशन बताते हैं कि कौन कौन सा कंडीशन कब कब आया। ठीक है, तो देखिए इन्होंने जब प्रयोग करना शुरू किया तो पहले तो एक खंभे में रस्सी के द्वारा कुत्ते को बांध दिया। किसको बांध दिया? कुत्ते को बांध दिए। ठीक, अब कुत्ते के पास भोजन पहुंचाया जाता है। ठीक है, यह भोजन पहुंचाने का रास्ता है, यह भोजन पहुंचाने का रास्ता है, इसके द्वारा कुत्ते के पास भोजन पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जब यहां से भोजन इस प्रकार से कुत्ते के सामने प्रस्तुत किया जाता है, पहले कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में कुत्ते के सम्मुख यानी कुत्ते के सामने यह क्या करते हैं? भोजन प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कुत्ते के पास नहीं है, थोड़ा दूर है, अभी कुत्ता इस भोजन को पा नहीं सकता। तो जब कुत्ते के सामने भोजन जाता है तो कुत्ते का अनुक्रिया शुरू हो जाता है, अर्थात उद्दीपक देखा कि अनुक्रिया शुरू, उद्दीपक दिखाई दिया अनुक्रिया शुरू, यानी लक्ष्य दिखाई दिया तो कार्य होगा। ठीक है, तो जैसे इसके सम्मुख भोजन आता है कुत्ते का लार स्त्राव होने लगता है। क्या होने लगता है? लार स्त्राव। लार स्त्राव होने लगता है, अर्थात कुत्ते का लार टपकने लगता है। भोजन जैसे उद्दीपक को देखकर कुत्ते द्वारा लार स्त्राव की क्रिया होना शुरू हो जाता है। अब यह तो पहला कंडीशन था, फिर बाद में भोजन को हटा लिया जाता है, कुछ समय के बाद कुत्ते का लार स्त्राव बंद हो जाता है। यही प्रक्रिया जितनी बार की गई उतनी बार यही देखने को मिली कि जब कुत्ते के सामने भोजन आता है तो कुत्ते का लार स्त्राव होना शुरू हो जाता है। अब कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में इस भोजन को एक घंटी से जोड़ दिया जाता है, एक घंटी से जोड़ दिया जाता है, एक घंटी से जोड़ दिया जाता है। जैसे ही घंटी आवाज करती है वैसे ही भोजन प्रस्तुत होता है, यानी घंटी इधर आवाज की और इधर भोजन प्रस्तुत। तो ऐसा करने पे, जबकि यह क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक है। यह क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक है, और यह क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है, घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक है। लेकिन घंटी बज रही है तो भोजन आ रहे हैं,
और जैसे ही भोजन आता है कुत्ते का लार स्राव शुरू हो जाता है। अस्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, फिर लार स्राव। पहले अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी बजी, फिर स्वाभाविक उद्दीपक भोजन गया, और फिर उसके बाद कुत्ते का लार स्राव हुआ। तो यह कौन सा कंडीशन था? कंडीशन नंबर सेकेंड। यह दूसरा कंडीशन था कि अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी बजाई गई और स्वाभाविक उद्दीपक भोजन लाया गया कुत्ते के सामने, फिर कुत्ते का लार स्राव हुआ। तीसरे कंडीशन में क्या होता है? तीसरे कंडीशन में भोजन को ब्लॉक कर दिया जाता है, भोजन को बंद कर दिया जाता है, बस केवल व केवल घंटी बजाई जाती है। और जब घंटी बजाई जाती है तो कुत्ते का लार स्राव होने लगता है। जब घंटी बजाई जाती है तो कुत्ते का लार स्राव होने लगता है। तो देखा गया कि अब भोजन आए या ना आए लेकिन कुत्ते का लार स्राव होगा। किसके कारण? जब घंटी बजेगी तब लार स्राव होगा। अर्थात यह तीसरी कंडीशन थी जिसमें बिना उद्दीपक यानी बिना स्वाभाविक उद्दीपक के ही अनुक्रिया हो रहा है। अर्थात कुत्ता लार स्राव करना सीख गया, अब वह अस्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा ही क्या कर रहा है? लार स्राव कर रहा है, यानी प्रतिक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो चलिए तीनों कंडीशन को आप नोट कर लीजिए। कंडीशन नंबर फर्स्ट, भोजन लार निकलना। भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक, लार स्राव क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया। लार स्राव क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक। कंडीशन नंबर सेकेंड, सेकेंड में क्या है? घंटी प्लस भोजन प्लस लार निकलना। लार निकलना। ठीक, तो यहां देखिए अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया। अब कंडीशन नंबर थर्ड, तीसरा कंडीशन, दो हो गए। कंडीशन नंबर तीन, कंडीशन नंबर तीन में क्या होगा? घंटी बजेगी और लार स्राव होगा, अर्थात लार निकलेगा। तो घंटी क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक, और यह क्या है? प्रतिक्रिया।
प्रतिक्रिया। ठीक है, तो यह तीन कंडीशन, तीसरे कंडीशन को जब अधिक समय तक रखा गया तब कुत्ते का लार स्राव होना बंद हो गया। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट नोट कर लीजिए। महत्वपूर्ण पॉइंट, देखिए जो प्रयोग में जो स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक का समय था वह बहुत ज्यादा नहीं था, यानी घंटी व भोजन के बीच का समय 2 से 4 सेकेंड था। 2 से 4 सेकेंड था। पॉइंट नंबर 2, भोजन को घंटी से अधिक प्रभावशाली रखा गया। अधिक प्रभावशाली रखा गया। कंडीशन नंबर 3 यस थ्योरी पर आधारित है। यस थ्योरी पर आधारित है। ठीक है, तो विद्यार्थी के लिए या शिक्षा में इसका जो महत्व है इस सिद्धांत का, तो इससे बालक क्या है, किसी कार्य को क्रमानुसार 1 2 3 4 5 6 इत्यादि प्रकार से कर सकता है। ठीक है, इससे बालक के बुरी आदतों को आसानी से छुड़ाया जा सकता है। यह क्रिया किसी लक्ष्य को निर्धारित करके किया जा सकता है। ठीक है, बच्चों को अनुशासन में लाने के लिए यह सिद्धांत बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आईपी पावलोव का यह सिद्धांत समाप्त होता है। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत या क्लासिकीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका यह सिद्धांत क्या होता है, समाप्त होता है। अब अगली कक्षा में हम आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक को लेकर। तो ध्यान दीजिए, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, धन्यवाद।